गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैम को 10 बजे देख के कैसा लग रहा है? भाई तुम्हारे 10 बजे की क्लास के लिए मुझे सुबह सुबह मेरी चक्री बनती है काम में। इतनी फटाफट नाश्ता बनाओ, ये दो उसको दो, ध्वनि को तैयार करो, ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो, मेरी चक्री बन गई आज। यस। चलो बट टाइम पे आ गई मैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द लास्ट यूनिट ऑफ क्लास 11 ह्यूमन फिजियोलॉजी। वेरी सिंपल, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी मजेदार। यस, आज से हम शुरू कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी यूनिट है। प्लांट फिजियो सबको अच्छे से पढ़ना है। अच्छा बेटा, बीच में मैं एक पूरी प्लांट फिजियो की पीवाईक्यू क्लास भी लूंगी, ठीक है? प्रैक्टिस क्लास। आई होप प्रैक्टिस क्लास में बता भी देती हूँ किस दिन होगी। मैं आपको बता देती हूँ, इसी हफ्ते में होगी। एक दिन मैं आपको पहले इन्फॉर्म करूंगी, उसमें मैं सारे पीवाईक्यूज कराऊंगी तीनों चैप्टर के। मुझे पता है आप लोग थोड़ा सा कतराते हैं सॉल्व करते हुए प्लांट फिजियो के क्वेश्चंस, तो या तो एक्स्ट्रा क्लास के रूप में होगा क्योंकि अभी एनडी सर नहीं है, हो सकता है मैं 2 क्लास ले लूं, या हो सकता है कि मैं अपनी क्लास में ले लूं, ठीक है? बट होगी पीवाईक्यू प्रैक्टिस क्लास, वो मैं लगवा दूंगी। चलिए, तो बच्चे आज हम स्टार्ट करें ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। काफी कुछ लिखना पड़ेगा नोट्स में आज। मैम रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में प्रॉब्लम होते हैं, डोंट वरी बच्चे, मैं ले लूंगी। मैंने पहले ही सोच रखा था कि मुझे प्लांट फिजियो की आपकी प्रैक्टिस करानी ही करानी है, ठीक है? यस। मैम आपकी कॉलोनी के डॉग्स रिलोकेट हो गए? नहीं, वैसे तो मैं सच बताऊं, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं सच बताऊं, मुझे फर्क नहीं पड़ता डॉग है नहीं है, अपना जैसे भी है ठीक है। आई एम नॉट ऑफ कोर्स आई एम अ zoologist, आई हैव नो प्रॉब्लम विद एनिमल्स। आई डोंट। अच्छा ठीक है, मेरा बहुत सॉफ्ट कॉर्नर भी नहीं है, मेरा हेट कॉर्नर भी नहीं है। इट्स लाइक ठीक है, वो भी जी रहे अपनी लाइफ में, मैं भी जी रही हूँ अपनी लाइफ में। यस। प्लांट ग्रोथ बाकी है बेटा, कल की क्लास में नहीं आए क्या आप लोग? यस। तो बेटा आई एम लाइक कि ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपना जी रहे हैं, मैं अपना जी रही हूँ, तो मुझे इन सब में नहीं होता। हाँ बट डॉग बाइट इज एन इशू। बचपन में मेरी मम्मी को भी काटा था जब मैं बहुत छोटी थी। आई कैन स्टिल रिकॉल द हॉरर ऑफ डॉग बाइट। मैं शायद 1.5 या 2 साल की थी। माय मम्मी वाज वेयरिंग अ साड़ी, मतलब वो उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी। वो मुझे वैक्सीनेशन के लिए लेके जा रही थी हॉस्पिटल। तो उसमें क्या हुआ, एक कुत्ते ने बहुत तेज से अटैक किया मेरी मम्मी पे। पहले मेरे पे किया, फिर मेरी मम्मी ने अपने ऐसे छुपा लिया, ठीक है? साड़ी जैसे होती है ना, ऐसे पल्ले से छुपा लिया। फिर वो मेरी मम्मी को हाथ पे काट गया। तो ये हॉरर तो देखो हमने भी फेस किया हुआ है बचपन में। टू सेव मी माय मॉम गॉट अ डॉग बाइट। तो उसके बाद फिर मम्मी के उस टाइम पे 14 इंजेक्शन लगते थे, अभी तो कम हो गए, 5 हो गए, उस टाइम 14 लगते थे। तो 14 इंजेक्शन लगे, ये सब हुआ। तो बेटा हाँ, हॉरर तो है, देखो देयर इज ऑलवेज अ हॉरर। और ये भी क्या, ऐसे तो गाय के लिए भी बोला जा सकता है। आई हैव अ स्टोरी अराउंड द काउ ऑल्सो। मैं, मेरी सिस्टर और मेरे भाई, हम तीनों पैदल आ रहे थे स्कूल से। पहले बच्चे स्कूल से पैदल आते थे जो पास के स्कूल होते थे। मेरा भाई काफी बड़ा है एज में, मेरे से 8 साल बड़ा है। तो हम तीनों आ रहे थे, ठीक है? तो क्या हुआ, एक गाय जस्ट वेंट लिटिल मैड, थोड़ी सी हो गई। तो उसने क्या किया, हम तीनों पे अटैक किया। बीच में मेरी सिस्टर थी, उसको अपनी सींग पे उठा लिया और उसको 3 बार ऐसे घुमाया मेरी सिस्टर को, और ऐसे पटक दिया। यस। ये तो मुझे भी याद है क्योंकि उस टाइम मैं 5 इयर्स की थी। तो बेटा देखो, हॉरर तो है, अब किसी भी रूप में हो सकते हैं। अब आप कहोगे गाय भी हटा दो, ये भी कर दो, या तो कुछ सिविक सेंस सिखाइए कुत्तों को भी, हमें भी भाई, सब कुछ। बट हाँ, ये जो चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोली है वो अपने में ही थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है। बाकी वो लोग ज्यादा पढ़े लिखे हमसे जानते होंगे। यस। चलो भाई, अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। ये सब था पूरा। अब देखो बेटा, बोलना डिसीजन पे कुछ भी, अब तुम लोग को एनटीए वाला वो क्या तुम्हें भी मिल गया, बताओ जरा। तुम लोग को कौन सा इंसाफ मिल गया? तुम क्या क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम्हें कौन सा इंसाफ मिलता है? हर साल प्ली लेके जाते हैं बच्चे। अब चाहे 75 बच्चे हैं, उनके सेंटर पे लाइट नहीं है, क्या उनकी गलती हो गई? साल भर उन्होंने भी पढ़ा। क्या मिल गया तुम्हें भी? पेपर लीक हुआ तो सबको पता है, रैंक इन्फ्लेशन हुई थी। इस साल क्यों नहीं इतनी कट ऑफ चली गई, बताओ जरा। पिछले साल इतनी कि 80 बच्चों की पहली कट ऑफ लिस्ट में 80 बच्चों की 720,
फिर उसके बाद 35 हो गए, और इस साल एक भी नहीं। 670 वाला टॉपर है, 686 वाला टॉपर है। तो बेटा समझ रहे हो ना तुम लोग, छोड़ो ये सब, ठीक है। यस, हाँ जी सुजाता, बिल्कुल सही। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं सुजाता, ठीक है बच्चों। तो ये सब आप छोड़ो, अब आप सिर्फ फोकस करो अपनी पढ़ाई पे, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई, एकेडमिक्स या अपना कुछ एक्स टैलेंट है आपके पास, तो आप चमक सकते हैं, वरना तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैम, सारे एनुअल से आज क्या हुआ, आज सुबह हम नहा रहे थे, ध्वनि को मैं नहला रही थी सुबह सुबह, 6:15 की बात है, कान खजूरा निकल आया। अब क्या कान खजूरे को प्यार नहीं हो सकता तुम्हें, है? कहने को तो एनिमल है, पर तुम लोग भी हो क्या रेसिस्ट? अब कान खजूरे को प्यार नहीं कर रहे, कुत्ते को प्यार कर रहे हो, मैं भी ऐसे बोल सकती हूँ तुम्हें। अब कान खजूरा क्यों क्यों खतरनाक है? कान खजूरा नाम में लिखा है, कान कान में घुसता है, खुजलाता है और अंदर पहुंच जाता है सिस्टम के। कान खजूरा क्या कहते हैं उसे? आर्थ्रोपोडा, मिलीपीड है उसका नाम। खूब सारे पैर होते हैं उसके, चक 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 करके चलता है, कहीं पे भी चढ़ जाता है वो। यस, आज सुबह ही निकला। नहीं, सेंटीपीड इज डिफरेंट, सेंटीपीड हैज गॉट 100 सेगमेंट्स, फिक्स्ड। सेंटीपीड, सेंटी मींस 100, no 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 no, millipede can be variation in the number of segments. Now your zoology is wrong. हाँ, कान खजूरा खतरनाक होता है भाई, मजाक की बात नहीं है। तो वही मैं आपको बता रही हूँ बेटा कि काफी सारी इसमें एक्स वाई जेड है, बट हमें क्या करना। मैम गूगल ने सेंटीपीड बोला था, मिलीपीड। सेंटीपीड एंड मिलीपीड में एक फर्क होता है, चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। या तो अब तुम कल सेगमेंट गिनने बैठो, सेंटीपीड इज 100, ठीक है, एंड मिलीपीड इज वेरिएंट नंबर ऑफ सेगमेंट्स, ठीक है। चलो आ जाओ, अब हम आते हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तन्नू कह रही है मैम स्टार्ट करिए, बट देखो बायो की क्लास में ये सब डिस्कशन तो होंगे बेटा। अगर आप बायो की क्लास में सोच रहे सिर्फ पढ़ के चले जाओगे तो ये नहीं हो सकता, मेरे साथ तो नहीं हो सकता। मेरे तो डिस्कशन हमेशा चलते हैं आसपास के भी। यस, दिस इज हाउ आई टीच बायोलॉजी। डोंट फोर्स मी टू टीच लाइक अ नॉर्मल टीचर कि बस आया पढ़ाया और चला गया। नो बेटा, आई एंजॉय माई सब्जेक्ट, आई लव टीचिंग। तो इसलिए भावना में मैम कुछ और चीजें भी बताएंगी, इसके लिए मैं आपसे पहले ही क्षमा मांगती हूँ। यस, मैं जिम्मेदारी के तौर पे सिलेबस नहीं कंप्लीट कराती, आई एंजॉय टीचिंग, मुझे अच्छा लगता है बच्चों से और चीजें भी बात करना, ठीक है। चलो तो अब हम आते हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैम प्लीज अपना स्केड्यूल बताइए ना अभी का। इस हफ्ते हम 2 करने वाले हैं, एक हम ब्रीदिंग का कंप्लीट करेंगे और सर्कुलेशन, ठीक है। वी आर गोइंग टू कंप्लीट बोथ चैप्टर्स दिस वीक। सारी क्लासेस 2-2 घंटे की होंगी। आइए तो सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इसमें इस चैप्टर में सबसे पहले हम समझेंगे ब्रीदिंग, कि ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। चलिए आइए तो सबसे पहले बच्चों लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज ब्रीदिंग। क्या होता है ब्रीदिंग, आराम से बताइए क्या होता है ब्रीदिंग, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रीदिंग। हाँ, 8 सितंबर तक आपकी पूरी ह्यूमन फिजियो में खत्म कर दूंगी, ठीक है, बट आप लोग का साथ मुझे चाहिए उसके लिए। 8 सितंबर आई विल फिनिश एंटायर ह्यूमन फिजियोलॉजी। ब्रीदिंग क्या है? Exchange of gases, very good. When there is exchange of gases between lungs and the atmosphere, वायुमंडल, so there is a direct exchange of gases between atmosphere and the lungs, ठीक है, this is called breathing. So क्या है बच्चों, breathing is defined as exchange of gases between lungs and atmosphere. This is called as breathing. अब ये जो प्रोसेस है ये फिजिकल है, केमिकल है, कैसी प्रोसेस है देख लो ना। मेहनत करनी पड़ रही है भाई, मेहनत करनी पड़ रही है।
पता लग रहा है कि सांस ले रहे हैं, ठीक है? So this is what kind of a process? It is a physical process. It is a physical process. अब since it is a physical process, can I say this process is governed by muscles? क्या मैं कह सकती हूँ ये प्रोसेस करने वाली कोई और नहीं बल्कि आपकी पेशियां ही हैं, आपकी मसल्स ही हैं. So this process has major role of muscles. मेजर रोल किसका है? मसल्स का. ठीक है, अब आते हैं ना बोथ एक्टिव एंड पैसिव. अब हमने कहा कि फिजिकल प्रोसेस है, यहाँ पे मसल्स यूज होती है, तो क्या मैं कह सकती हूँ ये एक्टिव प्रोसेस है या पैसिव प्रोसेस है? एक्टिव प्रोसेस वो होती है जिसमें पैसा खर्च होता है, यानी कि एटीपी खर्च होता है. पैसिव प्रोसेस वो होती है कि काम हो रहा है बट पैसा खर्च नहीं हो रहा, जो कि हमारे जीवन में तो होता नहीं है ऐसा. तो हम कह सकते हैं कि दोनों तरह की है ब्रीदिंग. इट कैन बी एक्टिव प्रोसेस, इट कैन बी पैसिव प्रोसेस. दोनों ही हो सकती है, डिपेंड्स की कौन सी प्रोसेस चल रही है, जो अभी हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है बच्चों. सो व्हाट इज अ ब्रीदिंग? एवरीबॉडी, ब्रीदिंग इज अ एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर. ये एक तरह का फिजिकल प्रोसेस है. इसे करने के लिए हमें मसल्स की जरूरत होती है, और ये एक्टिव पैसिव प्रोसेस हो सकता है, यानी कि एटीपी खर्च भी हो सकता है एंड विदाउट एटीपी भी हो सकता है. ठीक है, तो एक्टिव प्रोसेस का मतलब क्या है? विद एटीपी. एंड पैसिव प्रोसेस का मतलब क्या है? विदाउट एटीपी. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे. नेक्स्ट हमारा है इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जिसका नाम है रेस्पिरेशन. क्या रेस्पिरेशन इक्वल्स टू ब्रीदिंग? ट्रू और फॉल्स? एवरीबॉडी इन द चैट सेक्शन. क्या रेस्पिरेशन ही ब्रीदिंग होता है? क्या ब्रीदिंग ही रेस्पिरेशन होता है? क्या ये दोनों अलग होते हैं या ये दोनों एक होते हैं, जैसे दो जिस्म एक जान? नहीं, ब्रीदिंग इज नॉट इक्वल्स टू रेस्पिरेशन, क्योंकि रेस्पिरेशन चैप्टर हम पढ़ के आए हैं. तो व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इज ऑक्सीडेशन ऑफ डैश, ब्रेकडाउन ऑफ डैश टू प्रोड्यूस डैश. क्या था बच्चों? क्या था? ग्लूकोज. ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी. ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. कशिश बिल्कुल सही. ठीक है, तो क्या होता है रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इज डिफाइंड एज ऑक्सीडेशन और ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जिसमें आता है ग्लूकोज, टू प्रोड्यूस और यील्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. ठीक है बच्चों, एक ग्लूकोज कितना एटीपी देता है? सब जल्दी से बताएंगे चैट बॉक्स में. एक ग्लूकोज कितना एटीपी देता है? सब बताएंगे बच्चे चैट बॉक्स में. 38 एटीपी, 36 टू 38 एटीपी, डिपेंड्स ऑन द शटल सिस्टम. मैंने 38 बताया है बट 36 भी कहीं कहीं होता है, डिपेंड्स ऑन शटल सिस्टम. ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं. दो तरह की रेस्पिरेशन है बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. व्हेन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो उसको क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन. When there is an absence of oxygen, this is called as anaerobic respiration. Anaerobic respiration. तो aerobic respiration कौन सी है मेरे प्यारे बच्चों? In the presence of oxygen. कौन सी है? Presence of oxygen. Anaerobic कौन सी है? Absence of oxygen में होती है. Absence of oxygen. अब मेरा सवाल, किसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है? यस, अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे हो तब भी आपने कभी तो पढ़ा होगा ये टॉपिक 10th में भी. किसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है? ऑक्सीडेशन मतलब किसमें कंप्लीटली ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है? एरोबिक रेस्पिरेशन में. तो यहाँ पे क्या होता है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका? ऑफ ग्लूकोज का, ऑफ ग्लूकोज. जबकि एनारोबिक में कैसा हो रहा है बच्चों? लाइक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, इथेनॉल फर्मेंटेशन,
इसमें कैसा हो रहा है, आंशिक, यानी कि पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, ऑफ ग्लूकोज का। तो कहां ज्यादा एनर्जी बनेगी, अगर क्वेश्चन आ रहे नीट में कि किसमें ज्यादा एनर्जी बनती है, विच इज मोर एनर्जी यील्डिंग, एनर्जी किसमें ज्यादा बन रही है, एरोबिक में। तो एरोबिक में आपको मिलेगी हाई एनर्जी प्रोड्यूस्ड, जबकि एनारोबिक में क्या होगी, लो एनर्जी प्रोड्यूस्ड, यहां कम एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, क्या चैप्टर का इतना इंट्रोडक्शन सबको समझ में आया, नहीं आया? अभी सिर्फ हम इंट्रोडक्शन पे चल रहे, चैप्टर हमने शुरू बिल्कुल भी नहीं किया है, ये आप सोचे भी नहीं। अभी तो हम सिर्फ डेफिनेशंस कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन एनिमल किंगडम। तो हम एनिमल किंगडम चैप्टर भी रिवाइज करते चलेंगे साथ ही साथ। पूरे ह्यूमन फिजियो में मैं आपको एनिमल किंगडम भी रिवाइज करा दूंगी। तो ये आपकी विन विन सिचुएशन है कि एनिमल किंगडम भी साथ के साथ रिवाइज होगा ह्यूमन फिजियो में। हाँ सुजाता बेटा, आपको रिकॉर्डेड भी मिलेगा, आपको लाइव भी मिलेगा, आपको सब मिलेगा, बट पढ़ना आपको पड़ेगा। चलो, तो सबसे पहले जो हम फाइलम है वो कौन सा बच्चों, पॉलीफेरा। कौन सा है, पॉलीफेरा। अगर इस पॉलीफेरा की बात करें तो क्या इसके पास कोई स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, लाइक गिल्स, लंग्स, ऐसा कुछ है, स्किन, जनरल बॉडी सरफेस। क्या रहेगा यहाँ पे, जनरल बॉडी सरफेस, यानी कि बॉडी के सरफेस से ही डिफ्यूजन होगी एंड एक्सचेंज होगी गैसेस की विद वाटर। ठीक है, फिर इसके बाद पॉलीफेरा के बाद कौन सा आता है हमारा, सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा, उसके बाद कौन सा आता है, टीनोफोरा। टीनोफोरा, क्या इनके पास कोई स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, आप कहेंगे नो मैम इनके पास भी स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, टिश्यू सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए यहां पे भी डायरेक्ट डिफ्यूजन होगा पानी के साथ, यानी कि यहां पे भी होगा जनरल बॉडी सरफेस, यहां पे भी होगा जनरल बॉडी सरफेस। उसके बाद आते हैं प्लैटीहेलमिंथेस। क्या यहाँ पे मैं फ्लेम सेल्स लिखूंगी टू गेट 4 मार्क्स इन नीट एग्जाम, क्या यहाँ पे फ्लेम सेल्स आएगा, एवरीबडी इन द चैट सेक्शन। जंकू कह रहे नो मैम फ्लेम सेल नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा भाई फ्लेम सेल, क्योंकि वो एक्सक्रीशन के लिए होता है। वेरी गुड, तो यहाँ पे भी जनरल बॉडी सरफेस। फिर आएंगे राउंड वर्म यानी कि एस्केलमिंथिस या निमेथेलमिंथिस पे। यस, स्पेलिंग गलत लिख देना जल्दबाजी में, सही करते रहो। इसकी बात करें तो ये भी क्या है, जनरल बॉडी सरफेस। अब आते हैं इसके बाद, यानी कि एस्केलमिंथिस के बाद हम चलेंगे एनालिडा पे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम, जहां से काफी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो मैं इसको एक डिफरेंट कलर से लिख रही हूँ। डिफरेंट कलर का मतलब है, अगर मैं कोई भी चीज ब्लू से लिखूंगी इस चैप्टर में तो समझ जाना कि वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एनालिडा में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है अर्थवर्म। अर्थवर्म के पास क्या होता है रेस्पिरेशन के लिए, क्या नेफ्रीडिया होता है या उसकी स्किन होती है जिससे सिंपल डिफ्यूजन होता है। नेफ्रीडिया लिखूं या मॉइस्ट क्यूटिकुलर स्किन लिखूं, यस, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मॉइस्ट स्किन के थ्रू होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द एटमॉस्फियर। फिर इसके बाद आता है लीचेस। लीचेस में भी आपका स्किन के थ्रू होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फिर इसमें एक्वेटिक एनालिड आता है जिसका एग्जांपल एनसीईआरटी लिखती है नेरीस। ठीक है, नेरीस में अगर बात करें तो इसके पास लेटरल अपेंडेजेस होते हैं, स्विमिंग के लिए भी होते हैं और रेस्पिरेशन के लिए भी होते हैं, जो नीट का पीवाईक्यू क्वेश्चन भी रह चुका है, जिसका आंसर है पैरापोडिया। पैरा मींस लेटरल, पोडिया मींस अपेंडेजेस, यानी कि लेटरल अपेंडेजेस। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद आते हैं एनालिडा के बाद हमारा सबसे बड़ा फाइलम यानी कि आर्थ्रोपोडा के पास चलते हैं, सबसे बड़ा फाइलम। अब आर्थ्रोपोडा में अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्रस्टेशियंस की बात करेंगे, यानी कि एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स की बात करेंगे। सिंस ये पानी में रहते हैं तो एंटेनल ग्लैंड्स लिखूं या गिल्स लिखूं, एंटेनल ग्लैंड्स तो ना लिखूं, गिल्स लिखूं। फिर एंटेनल ग्लैंड्स क्या करते हैं गाइस, वो एक्सक्रीशन करते हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, गिल्स। जैसे प्रॉन्स, जैसे श्रिम्प, जैसे आपका क्रैब, गिल्स होते हैं। ठीक है,
फिर इसके बाद आते हैं आपके इंसेक्टा। इंसेक्टा की अगर बात करें जैसे कोकोराजा, कोकोराजा में क्या होता है, ट्रेकियल सिस्टम, वेरी गुड, यहाँ क्या होता है, ट्रेकियल सिस्टम। फिर उसके बाद हम आते हैं हमारे अरैक्निड्स यानी कि स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस पे। स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर्स की बात करें तो इनके पास बुक लंग्स होते हैं। क्या होते हैं, बुक लंग्स होते हैं। वहीं पे लिमुलस जो कि हमारा लिविंग फॉसिल है, लिविंग फॉसिल, इसके पास क्या होते हैं, बुक गिल्स। क्या होते हैं इसके पास, बुक गिल्स। तो ये सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है आर्थ्रोपोडा तक। यहां तक सब बच्चे लिख ले, जब लिख ले तो डीएन करके मुझे बता दे, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलूंगी। मैम आज फिजिक्स की क्लास हुई थी बेटा, मुझे बिल्कुल नहीं पता, हुई होगी। लिख भी लिया, क्या बात है, लग रहा है ह्यूमन फिजियो है, जल्दी कंप्लीट करने की राह है तुम लोग की इस बार। आ जाओ, अब नेक्स्ट आते हैं हमारे जो आर्थ्रोपोड है उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट फाइलम आता है, और वो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है बच्चों, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है हमारा मोलस्का। कौन सा है सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, मोलस्का। अगर मोलस्का की बात करें तो इनके पास भी गिल्स होते हैं, क्योंकि ये पानी में रहते हैं, गिल्स, प्लस इनके पास फेदर लाइक गिल्स भी होते हैं, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फेदर लाइक गिल्स। बेटा जल्दी जल्दी से एनिमल किंगडम मैम के साथ ही रिवाइज करेंगे, दूसरी बार रिवीजन करा दूंगी पूरा, ठीक है। तो ये गिल्स होते हैं, फेदर लाइक गिल्स होते हैं, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मैंटल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। फेदर लाइक गिल्स का नाम होता है टिनिडियास। क्या नाम होता है इनका, टिनिडियास। ठीक है बच्चों। फिर आते हैं मोलस्का के बाद नेक्स्ट एकाइनोडर्मेटा। क्या, एकाइनोडर्मेटा। अगर एकाइनोडर्मेटा की बात करें, जो कि काफी स्पाइनी स्किन एनिमल्स होते हैं, इनका रेस्पिरेशन के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है, बस हम लिख सकते हैं कि इसके पास वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है। क्या होता है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। Then we have next one, that is hemichordates, the connecting links between non-chordates and chordates, hemichordata। हेमिकॉर्डेटा के पास क्या होता है, प्रोबोसिस ग्लैंड होता है, या गिल्स होते हैं, या फेरेंजियल गिल स्लिट्स होती है, ऐसे कंफ्यूज कर सकता है ऑप्शन बना के। तो इनके पास गिल्स होते हैं प्रॉपर, बेलानोग्लॉसस, सैकोग्लॉसस, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट कॉर्डेटा पे। कॉर्डेटा में आते हैं बहुत सारे यहाँ पे, जैसे हमारा सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यूरोकॉर्डेट से, जो कि हमारा क्या है, एक तरह का प्रोटोकॉर्डेट, यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा के पास क्या होते हैं, यस, यूरोकॉर्डेट्स के पास क्या होते हैं, ब्रैंकियल अपर्चर, ब्रैंकियल अपर्चर्स होते हैं फॉर रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं सिफेलोकॉर्डेट्स, एम्फिऑक्सस, सिफेलोकॉर्डेट, एम्फिऑक्सस, लैंडस्लेट, ब्रैंकियोस्टोमा। इनके पास स्किन से होता है, इनकी स्किन से होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फिर उसके बाद आते हैं साइक्लोस्टोम्स, साइक्लोस्टोम्स, एक्टोपैरासाइट ऑन फिशेस। इनके पास क्या होते हैं बेटा, कितने फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं, प्लीज एनिमल किंगडम याद करो, बताने की कोशिश करो, कितने फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं इनके पास, कोशिश करो बताने की। 12, 6 से 15 इज द राइट आंसर। ये 12 कहां से आ रहा है भाई, ये 12 कहां से आ रहा है, 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स। 12 क्रेनियल नर्व्स होती है बेटा। क्या हो गया है, ऐसे करोगे तो भाई बहुत मार खाओगे, यस। फिर आते हैं साइक्लोस्टोमेटा के बाद हम चलेंगे अपने पाइसेस पे, यानी कि फिशेस पे। फिशेस के पास क्या होते हैं, ये तो तुम लोग को पता ही होगा यार, मैम एनिमल किंगडम याद नहीं होता, तभी तो बार बार करा रही हूँ। अब पूरे ह्यूमन फिजियो में भी प्लांट एनिमल किंगडम वापस करा रही हूँ, होगा याद, यस, जब बार बार मैम के साथ बोलोगे। तुम बोलते नहीं हो इसलिए तुम्हें बायो याद नहीं होती है। देखो बायो में ब आता है, ब से बोलो, ब से बायो बोलना पड़ेगा। क्या होते हैं पाइसेस के पास, गिल्स, ठीक है। फिर पाइसेस के बाद आते हैं हमारे एम्फीबियंस, एम्फीबियंस जो कि पानी में भी रह सकते हैं, जो कि धरती पे भी रह सकते हैं,
ठीक है। अगर इनकी बात करें तो इनके पास क्या होते हैं, टेडपोल के पास क्या होता है, लार्वा के पास गिल्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। एडल्ट के पास क्या क्या होता है, एडल्ट के पास स्किन होती है, उसके बाद लंग्स होता है, उसके बाद और क्या होता है, बकोफैरिंग्स होता है, बकोफैरिंग्स। ये सारे तरीके जिससे रेस्पिरेशन होता है इन केस ऑफ एम्फीबियंस। फिर एम्फीबियंस के बाद हम आते हैं अपने रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स, एव्स प्लस मैमल्स। इन तीनों के पास ही क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। तो ये मैंने एक साथ लिख दिया लंग्स। इस पूरे में मैंने कुछ ब्लू कलर से लिखे हैं, जो मैंने ब्लू कलर से लिखे आप सोचिए कि वही आपका सवाल नीट में बन के आएगा। बस इस चैप्टर में अब ह्यूमन फिजियो में जो भी मैं ब्लू कलर से लिखूंगी आप समझ जाना कि वही आपका क्वेश्चन बन के आएगा। लिखिए सब, याद कर करके लिखिए। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम उसको रेड से लिखेंगे। हाँ दीपिका आप उसे रेड से लिख ले, मैंने ब्लू कलर चूज किया है। मैं रेड से लिखती हूँ तो आप लोग को दिखता नहीं है, इसलिए मैंने ब्लू कलर चूज किया इस साल। Few feet is a part of water vascular system. लिख लिया। अब हम आगे चल सकते हैं, चलो। अब आते हैं बच्चों ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसे कि आप हेडिंग देख सकते हैं, अब सब बच्चे पेन वेन सब रख देंगे, ठीक है। सब बच्चे अपने पेन वेन रख देंगे, क्योंकि अब मैं आपको समझाऊंगी कुछ चीजें। पहले हम समझेंगे, फिर मैं लिखवाऊंगी, फिर आप लिखेंगे, जैसे हमने प्लांट फिजियो में भी किया था, ठीक है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, याद करते हैं समझते हैं साथ में। 3D मेरा चल ही नहीं रहा, यस आप लोग का चल रहा है तो आप चला लो, मैं समझा देती हूँ, ठीक है। तो बच्चों है क्या, बहुत ही सिंपल सा सिस्टम है आपका, दैट इज योर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से शुरू हो रहा है, अपनी नाक से। यार अपनी नाक को देखो, तुम्हें 3D की जरूरत ही नहीं है, आओ तुम मुझसे समझाते हो। ये नाक है तुम लोग की, छुओ ऐसे, टच, ठीक है। ये नाक, इस नाक के पास दो छिद्र है, इन्हें क्या कहते हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। क्या बोलते हैं इन्हें, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। इस नाक के अंदर उंगली डालिए, एक कैविटी मिलेगी, कैविटी मिलेगी, मिली, देखी सबको कैविटी दिख रही है। कैन यू फील द कैविटी गाइस, अरे करो, फील करो, करो करो, यस देखी। द कैविटी इज कॉल्ड नेजल कैविटी। क्या कहते हैं इसको, नेजल कैविटी, ठीक है। इस नेजल कैविटी में क्या क्या फील हो रहा है, हेयर फील हो रहे हैं, हेयर फील हो रहा होगा पक्का, ठीक है। प्लस म्यूकस फील हो रहा होगा, चिप चिप, ठीक है, यस। म्यूकस फील हो रहा है, हेयर फील हो रहे हैं, स्किन फील हो रही है, ठीक है, यस। ये सब चीजें हमें फील हो रही है। अगर आप इसके ऊपर जाएंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे आप देखेंगे हड्डियां है, दिख रही है ये हड्डियां, ये हड्डियां है यहाँ पे, यहाँ पे ये दी, ये दोनों हड्डियां ये आपको दिख रही होगी, ठीक है। यहाँ पे अगर किसी कोनी वोनी लगता है तो बहुत ही दर्द होता है, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप ऊपर देखेंगे, यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे आपके क्या है, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, यानी कि दो छेद बाहर है और दो छेद अंदर है। यहाँ पे अगर ये दो छेद बंद हैं तो हवा अंदर नहीं जाएगी, अगर ये दो छेद खुले हैं तभी हवा अंदर जाएगी। क्या यहाँ तक सबको समझ में लगा या नहीं लगा, सब पहले इतना बताएंगे चैट बॉक्स में।
यस, ठीक है। अब देखो वापस से शुरू करते हैं। ये हमारी नोज है, नोज के ये क्या है बाहर वाले एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, एक्सटर्नल नेयर्स। इसके अंदर क्या है नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के अंदर क्या फील हो रहा है म्यूकस, हेयर, ठीक है। और इसके ऊपर क्या फील हो रहा है दो हड्डियां, इन हड्डियों के पीछे दो और छेद है। ये जो दो छेद है वो क्या है बच्चों, दो छेद है वो क्या है इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। अगर ये इंटरनल नॉस्ट्रिल्स बंद है तो शरीर के अंदर हवा नहीं जाएगी, अगर ये इंटरनल नॉस्ट्रिल्स खुले हैं तो शरीर के अंदर हवा जाएगी, हवा जाएगी। ठीक है बच्चों, डन, यहां तक सबको डन। मैम इस पार्टीशन को क्या बोलते हैं सेप्टम, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब यहां से अंदर चली गई हवा, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे अब ना पता है क्या करना है, एक सांस ऐसे लेनी है कि जो भी नाक में है वो गले तक पहुंच जाए। देखो ऐसे सांस लो और मुंह से छोड़ो। यहाँ हवा फील हुई, यहाँ हवा फील हुई पीछे की तरफ, ठीक है, फील हुई, यानी कि नोज और मुंह कनेक्टेड है, ये भी बात पता चल गई, ठीक है। यस, खांसी हो रही है ना क्योंकि साफ नहीं हो। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे एक कॉमन पैसेज की, जो कि ये है ये कॉमन पैसेज है फूड एंड एयर का, विच इज कॉल्ड फैरिंक्स। क्या बोलते हैं इस हिस्से को बच्चों, फैरिंक्स। यहां से हवा भी जाती है, यहां से भोजन भी जाता है, ठीक है बच्चों। अब जो हमारे फैरिंग्स है इसके तीन हिस्से हैं, कितने हिस्से सब बोलेंगे, तीन हिस्से। जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है वो नाक से अटैच है, इंटरनल नॉस्ट्रिल से अटैच है फैरिंग्स का हिस्सा। इस हिस्से को फैरिंग्स के क्या कहते हैं, नेजोफैरिंग्स। एक हिस्सा फैरिंग्स का मुंह से अटैच है, जहां से हम खाना अंदर लेते हैं, तो उस हिस्से को क्या बोलते हैं, ओरोफैरिंग्स। जो हिस्सा नाक से अटैच है उस हिस्से को क्या बोलते हैं, नेजोफैरिंग्स। जिस हिस्से से हमारा मुंह बकल कैविटी अटैच्ड है, माउथ अटैच्ड है, उस हिस्से को हम क्या बोलते हैं, ओरोफैरिंग्स। उसके बाद फैरिंग्स का एक और हिस्सा आता है जो यहाँ पे होता है, जिसे हम कहते हैं लैरिंजोफैरिंग्स, लैरिंग्स, दैट इज योर वॉइस बॉक्स हियर। बेटा कभी ऐसा हुआ है कि जब आपने कभी बहुत तेज गर्म खाना खाया हो या बहुत ठंडा खाया हो तो आपकी आवाज एक दो सेकंड के लिए बदल सी जाती है, मेरी तो अक्सर बदल जाती है बिकॉज माय वोकल कॉर्ड्स आर वेरी सेंसिटिव। ऐसा हुआ है आप लोग के साथ कि आपने कुछ बहुत गर्म खाया हो, बहुत ठंडा खाया हो, या आपने बहुत खांसी की हो तो उसके बाद आपकी आवाज थोड़ी बदली बदली सी दिखती है। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि जो भी हम खाते हैं, हम जैसे भी सांस लेते हैं, दैट हैज अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन आवर लैरिंग्स, क्योंकि यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। यस, अब नोटिस करना कभी बहुत ठंडा खाओ बहुत गर्म खाओ तो देखना हल्की सी आवाज बदल सी जाती है। अरे यार लाइट जा रही है क्या, रुको मैं इसको सेव कर दूं, एक सेकंड बच्चों, अभी ट्रिप की है लाइट, ठीक है बच्चों। हाँ, मिर्च खाने के बाद, हाँ अलग अलग लोगों को अलग तरीके से होता है, मुझे भी होता है, जब मैं कुछ ज्यादा खट्टा खा लेती हूँ तब मुझे सबसे ज्यादा होता है, ठीक है बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट, ये हो गया फैरिंग्स, वॉइस बॉक्स। अब जो है हमारे पास दो रास्ते हैं, ठीक है, वो दो रास्तों को फील करना पड़ेगा। एक है रास्ता पीछे से, ये रहा, टच एवरीबॉडी, टच। यहाँ आप कहेंगे मैम यहाँ तो मुझे वर्टिब्री फील हो रही है, बिल्कुल सही बात है। उस वर्टिब्री के आगे क्या आपकी ईसोफेगस, ईसोफेगस, यानी कि जो हमारी फूड पाइप है दैट इज ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी, यहाँ पे प्रेजेंट होती है ईसोफेगस। और यहाँ पे अगर आप फील करेंगे तो यहाँ आपको रिंग्स फील होंगी, रिंग्स, रिंग्स, ये देखिए रिंग्स यहाँ पे। दिस इज आर ट्रेकिया, विंड पाइप, विच इज ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी। तो डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी पे क्या होता है, ईसोफेगस। वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी पे क्या होता है, हमारा ट्रेकिया। अगर कभी आपको खांसी आती है, जैसे खाना खाते खाते खांसी तो ऐसे करते हो या ऐसे करते हो, कैसे करते हो, हाउ डू यू डू इट, पीछे की तरफ करते हो आगे की तरफ करते हो, जैसे खाना अटक गया तो हम क्या करते हैं, तुरंत से ऐसे ऐसे करते हैं, क्यों, क्योंकि पीछे ईसोफेगस है, उसको ऐसे सहलाते हैं कि खाना अपने आप उतर जाए नीचे। हम पेरिस्टालसिस में हेल्प करते हैं। कभी ऐसे देखा, ऐसे तो कोई नहीं करता भाई, यहाँ कोई धप धप नहीं करता,
नेवर। उसका रीजन है कि पीछे इसोफेगस होती है, तो हम पीछे की तरफ धप धप करते हैं, जिससे कि वी कैन हेल्प इन द पेरिस्टालसिस मूवमेंट एंड वी कैन एक्चुअली हेल्प द फूड टू गो बिलो। ठीक है, आगे की तरफ क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमारी विंड पाइप है। अगर किसी को मारना होता है, कोई पीछे से पकड़ के मारता है? कभी नहीं। सब कहां से मारते हैं? यहाँ से, सो दैट अ पर्सन डाइज ऑफ सफोकेशन। जब आप यहाँ पे बहुत तेज से दबाते हैं तो ये विंड पाइप जो है ऐसी हो जाती है, तो सांस अंदर नहीं जाती है, ऐसे मरते हैं फिर। ठीक है, देखा होगा ना आपने मूवीज में, कोई ऐसे वी आर ट्राइंग टू टेक एयर इन द क्लास, एयर इनटू द सिस्टम, तो ये विंड पाइप है। याद हो गया सबको? ठीक है, तो एक बार वापस से स्टार्ट करते हैं पूरा सिस्टम को। चलो, तो ये सबसे पहले नोज, नोज के क्या एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, उसके अंदर नेजल कैविटी, इंटरनल नेयर्स, इंटरनल नेयर्स जॉइन नेजोफैरिंक्स, नेजोफैरिंक्स ये है ओरोफैरिंक्स, ओरोफैरिंक्स नेजोफैरिंक्स ज्वाइन करके क्या बना रहा है यहाँ पे? लेरिंजोफैरिंक्स व्हिच इज योर वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स से हवा नीचे जाएगी ट्रेकिया में, ये रहा ट्रेकिया, और पीछे की तरफ क्या हमारा? ईसोफेगस। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे एक कॉन्सेप्ट आपको और समझाना है, जिसके लिए मुझे थोड़ी सी ड्राइंग बनानी पड़ेगी। आ जाओ बच्चों, आराम आराम से समझो। मैं आपसे फिर से कह रही हूँ, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आराम से स्टोरी समझो। अब देखो बेटा, ये हमारा फेरिंग्स है विच इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ये वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी है, ये हमारा डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी है। डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी पे क्या होगा? यहाँ पे हमारा है फूड पाइप। ये कौन सा हमारा? फूड पाइप, ईसोफेगस। और यहाँ वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी पे हमारा क्या है? ट्रेकिया। ये क्या है? ट्रेकिया, जिसके पास सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है। क्यों होती है मैं सब पढ़ाऊंगी, डोंट वरी। अब अक्सर आपने ये भी सुना होगा कि खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप खाते वक्त बोलते हैं तो कई बार क्या होता है, ये कॉमन पैसेज है फूड एंड एयर का। जब आप खाना खाते वक्त बात करते हैं तो sometimes this food enters into trachea, and when food enters into trachea then you have खांसी। ठीक है, तब ठीक है। अब क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमारे ट्रेकिया के ऊपर, इस ट्रेकिया के ऊपर एक कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। क्या कहते हैं स्ट्रक्चर को? एपिग्लॉटिस। जब हम खाना स्वॉलो करते हैं, क्या करते हैं? जब हम खाना निगलते हैं, जब हम खाना स्वॉलो करते हैं, तब ये एपिग्लॉटिस इस ट्रेकिया को बंद कर देता है, जिससे कि खाना कहां जाता है? फूड पाइप में। ठीक है, बट अगर आप खाना खाते वक्त बोल रहे हैं तो ये एपिग्लॉटिस खुल जाता है, जिसके कारण खाना कैन एंटर आइदर इन द विंड पाइप और इन द फूड पाइप। इसलिए कहते हैं खाना खाते वक्त आपको बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, यस, एपिग्लॉटिस इक्वल्स टू ढक्कन। किसका ढक्कन? ट्रेकिया का ढक्कन। ठीक है, ये तो भाई एक चीज। अब एक और चीज समझाते हैं। जब आप अपना पूरा मुंह खोलेंगे, ठीक है, जब आप अपना मुंह खोलेंगे पूरा, ऐसे देखिए, अपने फोन से भी आप कर सकते हैं अभी चेक, सेल्फी कैमरा खोल के, पीछे एक यू शेप्ड हैंगिंग स्ट्रक्चर दिखेगा। चलो सब देखो मैम के साथ, मैं भी देखती हूँ। दिख नहीं रहा? तुम्हारा दिख रहा है तो देख लेना। ठीक है, यस, ऐसा यू शेप्ड हैंगिंग स्ट्रक्चर दिखेगा विच इज कॉल्ड एज यूवुला। क्या कहते हैं इसको? यूवुला। तो दो तरह के ढक्कन की बात की हमने। एक ढक्कन का नाम है एपिग्लॉटिस, एक ढक्कन का नाम है यूवुला। एपिग्लॉटिस किसको कवर कर रहा है? ट्रेकिया को। यूवुला किसको कवर कर रहा है बच्चों? यूवुला कवर कर रहा है हमारे इंटरनल नेयर्स को, इंटरनल नेयर्स, इंटरनल नॉस्ट्रिल को, जिससे कि खाना नाक के थ्रू बाहर ना आ जाए। यस मेरे बच्चों, युगला क्या करता है? ये नीचे लटका होता है, बट जैसे ही आप खाना स्वॉलो करते हो ये ऊपर हो जाता है और ऊपर के नासा छिद्र को ढक लेता है। ठीक है, जैसे कि देखो, मैं अभी खाना नहीं खा रही तो ऐसे लटका होगा, जैसे ही खाना खाऊंगी निकलूंगी ऊपर चला जाएगा ढकने के लिए। तो दो ढक्कन की बात हमने की है। एक ढक्कन है हमारा यूवुला जो इंटरनल नॉस्ट्रिल को कवर करेगा,
एक ढक्कन है हमारा एपिग्लॉटिस जो ट्रेकिया को कवर करेगा, ठीक है। सो दैट खाना मजबूरन कहाँ जाएगा, हमारे फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस। अगर ये खाना कहीं और चला जाता है तो इन्फेक्शन होने के भी चांसेस होते हैं। मैम अगर एपिग्लॉटिस डैमेज हो गया तो कोई नहीं बेटा, रिप्लेस कर देंगे, इसलिए तो तुम्हें डॉक्टर बना रहे हैं हम। यहां तक सबको समझ में आया? एवरीबडी इन द चैट बॉक्स? हाँ, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हवा कहां तक पहुंच चुकी है, हवा पहुंच चुकी है ट्रेकिया में, ठीक है। ट्रेकिया तक हवा हम पहुंचा चुके हैं। नाउ एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री, यानी कि फिफ्थ थोरैसिक, ये हमारी थोरैसिक वर्टिब्री है। ऐसे टच करो, ये देखो पीछे वाली, दिस इज ऑल थोरैसिक वर्टिब्री। इसके फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री के लेवल पे, यानी कि यहाँ आएगा। यू कैन एक्चुअली फील इट हियर। जितने भी पतले लोग हैं वो तो फील कर सकते हैं। ये देखो, या आपको दिखेगा रिब केज, ये रिब केज, ये देखिए यहाँ पे फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री के लेवल पे ये दो भाग में बट जाएगा, ये ऐसे। जब ये दो पार्ट्स में बट जाएगा, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या बोलेंगे इसको? प्राइमरी ब्रोंकाई। एंड दिस ब्रोंकाई एंटर्स इन योर लंग्स। किसमें एंटर कर रही है? लंग्स में। फिर लंग्स से हम करेंगे क्या? एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद ब्लड, ठीक है। डन? सिंपल था? यस। ये देखिए, अब एक एक करके मैं सब चीजों को बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी। अब हम सब चीजों को बहुत डिटेल में करेंगे। ये तो बस मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया, कि आपको इमेजिनेशन बताई कि आप अपने सिस्टम को फील कर सकते हैं पूरा, ठीक है बच्चों। यस। नॉट अंडरस्टूड? क्या आपको समझ नहीं आया बेटा? यस। इंटरनल नॉस्ट्रल्स भी दो ही होते हैं। यस। आप लोग को क्या समझ नहीं आया? प्रतिभा बेटी बेटा बताइए। आप बार बार लिख रहे हैं नॉट अंडरस्टूड, तो क्या नहीं समझ में आया ये बताइए, मैं आपकी हेल्प करूंगी। यस। लास्ट पार्ट में कहां से? जो हमारा ट्रेकिया होता है वो दो ब्रोंकाई में बढ़ जाता है, जिससे कि दोनों लंग्स पे हवा जा सके, ठीक है। ठीक है बच्चे, आइए अब हम आगे चलते हैं। अब बच्चों सबसे पहले ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम? सब बताएंगे मैम के साथ। मैम, so while swallowing we can't breathe. Yes, Jessica. We can do only one thing. Either we breathe or we can swallow the food. ठीक है? Yes, बच्चों. So the entire human respiratory system is divided into two parts. The first is called as conducting zone, and the second is called as respiratory zone. दूसरा कौन सा है? Respiratory zone. ये हम कर रहे हैं on the basis of function. On the basis of function. The conducting zone. कंडक्टिंग जोन वो जोन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का जिसका काम है सिर्फ गैस को लाना और भेजना, बट गैस को यूज करना काम नहीं है, ठीक है। जैसे कि आज आप देख लीजिए, हम इंडिया वाले ऑयल लेते हैं, ठीक है, अपने पड़ोसी देश से। अब एक पाइपलाइन हमने बीच में बिछाई है जहां से ऑयल हमारे पड़ोसी देश से हमारे देश में आ रहा है। तो इट इज जस्ट अ पैसेज, बट यूज कहां पे हो रहा है? जब वो हमारे देश में आ जाता है, फिर वो डिफरेंट डिफरेंट पेट्रोल स्टेशन में जाता है और तब जाके वो यूज होता है ना बच्चों। सो दिस इज टेक्निकली अ पैसेज फॉर एयर। यहाँ पे यूज नहीं होगी हवा, सिर्फ पैसेज की तरह ये काम करेगा, ठीक है। यस। तो ये क्या है? कंडक्टिंग जोन। इट एक्ट्स एज अ पैसेज फॉर एयर, जस्ट अ पैसेज। जबकि रेस्पिरेटरी जोन में क्या है बच्चों? रेस्पिरेटरी जोन में यहाँ पे एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स बिटवीन ब्लड एंड एल्वेलाई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहाँ हो रहा है एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वेलाई एंड ब्लड। यहाँ हो गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। नाउ कंडक्टिंग जोन,
इसके 3 फंक्शन है। फिर इसके फंक्शन क्या है, अगर इसे पैसेज है तो इसके कुछ फंक्शंस भी होंगे। तो फंक्शंस ऑफ कंडक्टिंग जोन, जो कि नीट का डायरेक्ट पीवाईक्यू क्वेश्चन आता है कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं कंडक्टिंग जोन के। चलिए आइए देखते हैं, ब्लू से लिख रही हूं मैं। कभी आपने बेटा ऐसा किया है क्या सर्दियों में स्पेशली, कि आप एक कांच पे गए, गाड़ी के कांच के वहां पे आपने ऐसे किया, फिर वो जम गई, उसमें आपने दिल लिखा और दिल के अंदर अपना नाम लिखा। हैव यू एवर डन दिस? हमने तो ऐसा किया है। यस, है ना। तो क्या इससे क्या पता लगता है कि जो सांस हम छोड़ते हैं उसके अंदर मॉइस्चर होता है, और वो मॉइस्चर जो है कंडेंस हो जाता है, जिसके कारण फॉग जम जाती है। सो वट एवर द गैस वी एक्सेल आउट इज ह्यूमिडिफाइड एयर, यानी कि उसमें मॉइस्चर ऐड किया जाता है। तो ये एक काम है हमारे सिस्टम का, कंडक्टिंग जोन का, दैट इज ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर। क्या काम है इसका? ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर दैट वी ब्रीथ। ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब क्या? आर्द्रीकरण, एडिशन ऑफ मॉइस्चर इन द एयर। ठीक है, जब आपको जुकाम होता है तो ऐसे खुश्क लगता है आपको कई बार, जब आपको जुकाम होता है या कोई भी ऐसी चीज होती है जिससे आपका गला खराब है या नाक खराब है, तो आपको ऐसे लगता है ना सूखा सूखा है पूरा सिस्टम, क्योंकि उस टाइम पे ह्यूमिडिफिकेशन नहीं हो पाता ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसलिए आपको खुश्क फील होता है, सूखा सूखा, कि जैसे ड्राइनेस आ गई है पूरे सिस्टम में। इट इज बिकॉज द सिस्टम इज नॉट एबल टू डू ह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, अब आते हैं सेकंड फंक्शन, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, इसके लिए हेयर प्रेजेंट होते हैं हमारे किस में? हमारे नॉस्ट्रिल में। तो ये जो हेयर है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अक्सर ना आजकल रील्स में देखते हो, ईयरबड यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं वैक्स, और ईयरबड ठोक देते हैं और फिर उसको निकालते हैं, फिर वो बहुत ही तेज रोते हैं। भाई क्यों हटा रहे हो अपने नाक के बाल? फिल्ट्रेशन नहीं होगा, डायरेक्ट डस्ट आपके सिस्टम में जाएगा, आपका सिस्टम और ज्यादा क्या हो जाएगा? सेंसिटिव हो जाएगा। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। जहां बाल है वो सुरक्षा के लिए है। नाक में मच्छर नहीं घुस पाते, क्यों? क्योंकि बहुत सारे बाल होते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। तीसरा फंक्शन क्या है बच्चों? यस, टू ब्रिंग द इनकमिंग एयर टू द बॉडी टेम्परेचर। चाहे हवा -डिग्री की हो या रेतीली हवा हो, आपके सिस्टम में जाके वो 37 डिग्री की हो जाएगी। वो ठंडी हवा नहीं होगी। ऐसा थोड़ी ठंड में हवा ली, हाय ठंडा ठंडा लग रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। दिस नेवर हैपेंस। आपकी जो हवा अंदर है वो आपकी बॉडी टेम्परेचर पे ही हो जाएगी। तो सर्दियों में आप ऐसे हवा छोड़ते हैं तो गर्म फील होती है, क्योंकि बॉडी बहुत एनर्जी लगाती है उसको बॉडी टेम्परेचर पे लाने के लिए। ठीक है, तो ये क्या है? टू ब्रिंग द एयर टू बॉडी टेम्परेचर। ठीक है मैम, आर्मपिट क्यों होते हैं? हेयर स्मेल बनाने के लिए, बहुत बास मारता है फिर। यस, इट्स बिकॉज देखो बॉडी हेयर क्योंकि हमारे पास है, क्योंकि हम जिससे इवॉल्व हुए हैं, ठीक है, उनके पास बहुत ज्यादा बॉडी हेयर थे, हमारे पास कम हो गए हैं पर हमारे पास है। बेटा पहले प्रिंस समझो। अच्छा चलो, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बच्चे ने पूछा है प्रिंस ने, कि मैम प्यूबिक हेयर क्यों होते हैं। चलो बेटा, अगर आप सिविलाइजेशन में 2000 3 4 5000 साल पहले जाएंगे तो दे नेवर यूज्ड टू वियर क्लोथ्स। ठीक है, वो नंगे घूमते थे। तो पहली चीज, बाल होने से आपका प्राइवेट एरिया प्राइवेट रहता था। ठीक है, ओपन नहीं होता था। समझो, it was like a natural cover given by God to us कि it is not open। ठीक है, दूसरी चीज, since it is a reproductive system, it is a very important part of your body, any organism can enter, छोटा insect वगैरह, because we have holes there, है ना। yes, तो इसलिए बच्चे डायरेक्ट मच्छर एंट्री ना करे, कीड़े ना एंटर करे, तो देयर यूज्ड टू बी लॉट ऑफ हेयर। ठीक है, विच एक्ट एज अ बैरियर कि कोई चीज एंटर ना करे। ठीक है बच्चे, सो इसका ये है साइंटिफिक लॉजिक। अब हम कपड़े पहनते हैं, दैट्स ट्रू,
इसलिए लोग आजकल वैक्सीन भी कराते हैं, दैट इज ऑल्सो ट्रू। बट जो एक नेचुरल फिनोमिना है वो यही है, जिन लोगों के बहुत ज्यादा बाल होते हैं हाथों पर भी, ठीक है, वहां पे इंसेक्ट आसानी से नहीं काट सकता, क्योंकि बाल के अंदर पहले वो झाड़ी में घुसेगा फिर जाके काटेगा। इतना मच्छर के पास टाइम नहीं है, समझो बेटा, उसके पास टाइम नहीं है। जिनके ज्यादा बाल होते हैं ना उनको मच्छर कम काटेगा। अब लड़कियां हम वैक्सीन कराती हैं हाथों पे, ये देखिए जिस दिन वैक्सीन कराते उस दिन इतना मच्छर काटते दिमाग खराब हो जाता है। यस, अब ये मैं एक्चुअल चीज बता रही हूँ। अब होता क्या है ना, जितना प्लेन सरफेस होगा इट्स लाइक अ बेयर लैंड, यू कैन कम इन, यू नो, आप कुछ भी कर सकते हो उस बेयर लैंड पे, आसानी से मच्छर आएगा काट के चला जाएगा। उसे पता है मेरे को कोई बैरियर ही नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है मेरे पास। तो इसलिए बाल होना अच्छी बात है, ऐसा नहीं है कि बाल होना गंदी बात है। ठीक है बच्चों, यस। तो आप हर चीज को लॉजिकली समझा करो, दैट्स व्हाई ह्यूमन फिजियो इज ऑल अबाउट लॉजिक्स, कि क्यों है हमारे पास ये चीज। अच्छा, अब ऑफ कोर्स बेटा इट हैज टू बी हार्ड बेटा वैष्णवी, एंड प्लस इसमें जेनेटिक्स भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि सब लोगों के बाल हार्ड ही होते हैं प्यूबिक हेयर, दैट इज नॉट ट्रू। यहाँ जेनेटिक्स के ऊपर भी बहुत चीजें हैं। some has very soft hair also, that is genetics now। ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं। तो ये तीन फंक्शन है हमारे कंडक्टिंग जोन के, ठीक है, इट एक्ट एज अ पैसेज फॉर एयर, और ये तीन फंक्शन है इसके। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं कि जो कंडक्टिंग जोन है वो कहां से कहां तक होता है। तो कंडक्टिंग जोन जो होता है इट स्टार्ट्स फ्रॉम नॉस्ट्रिल, फ्रॉम नॉस्ट्रिल टू ब्रोंकियोल्स, यहां तक हमारा कंडक्टिंग जोन होता है। और जो हमारा रेस्पिरेटरी जोन है जहां पे एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, इसमें हमारे क्या आते हैं, इसमें आते हैं हमारे रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स आते हैं। प्लस इसमें क्या आता है बच्चा हमारा, एल्वोलाई, क्या आता है, एल्वोलाई। ठीक है, लिखिए बच्चे सब, लिख लीजिए, फिर आगे हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चले, अब हम एक्चुअल सिस्टम शुरू करेंगे बेटा। इंट्रोडक्शन पार्ट इज ऑल ओवर, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट इन डिटेल विद कंडक्टिंग जोन। लिखिए अच्छे से हेडिंग। अब आप मुझे बताएंगे कंडक्टिंग जोन शुरू कहां से हो रहा है। सबसे पहली चीज मुझे यहाँ क्या लिखनी चाहिए, यहां लिखेंगे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, और नॉस्ट्रिल्स का ही दूसरा नाम क्या होता है, नेयर्स। क्या होता है, नेयर्स। ये दोनों ही नाम आपको पता होने चाहिए, दोनों पे ही सवाल पीवाईक्यू पूछे जा चुके हैं। तो कितने होते हैं, वन पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल विच अलाउज एयर टू एंटर और एग्जिट फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, सो वन पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स which allow air to enter or exit from human body। अब हवा इसके बाद कहां जाएगी, एवरीबडी इन द क्लास, इसके बाद हवा कहां जाती है, नेजल कैविटी। अभी का वेरी गुड, नेजल कैविटी। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेजल कैविटी, नेजल कैविटी में क्या होता है, सबसे पहले इसके एपिथेलियम की बात करेंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एग्जाम। इसकी जो एपिथेलियम होती है वो कौन सी पढ़ाई थी मैम ने, ये होती है सिलिएटेड स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलुमनार एपिथेलियम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, आखिर इस मेम्ब्रेन में, इस एपिथेलियम में क्या क्या होता है।
इनके पास होते हैं स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स कॉल्ड बर्मेन्स ग्लैंड। कौन से ग्लैंड्स होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पे होते हैं बर्मेन्स ग्लैंड। और इस बर्मेन्स ग्लैंड का काम क्या होता है? वो चिपचिपा, चिपचिपा क्या होता है? म्यूकस सिक्रीट करना। क्या काम होता है इसका? सिक्रीट्स म्यूकस। और ये म्यूकस का काम क्या होता है? टू ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स। वही सूख के पतली पतली नाक बन जाती है जिसे आप निकालते हैं, ठीक है? दिस ट्रैप्स डस्ट पार्टिकल्स। जब भी आप किसी ऐसे एरिया में जाएंगे जहां पे बहुत ज्यादा डस्ट है, देखना बहुत ज्यादा नाक बनेगी उससे, नाक की बहुत ज्यादा। जितना आप डस्ट एरिया में जाएंगे, क्योंकि उतना ज्यादा रोक रही है ना बॉडी, उतना ज्यादा नाक बनेगी आपकी, ठीक है? नाउ नेक्स्ट we have hair follicles in this membrane. Hair follicles क्या बना रहे हैं? hair। और hair का काम क्या है? to filter air, to trap dust, to trap कीड़े कि वो अंदर ना जाए, ठीक है? ठीक है? नेक्स्ट, नाक का काम सिर्फ फिल्ट्रेशन ऑफ एयर करना नहीं होता गाइस। नाक का काम एक और होता है। वो नाक का काम एक और क्या होता है? सूंघना, छूंघना। यानी कि यहाँ पे क्या होता है? ऑल्फैक्टरी यानी कि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, जिनका काम क्या होता है? स्मेल करना। ये एक तरह के बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? बाइपोलर न्यूरॉन्स। आपने हमेशा सुना होगा कि न्यूरॉन्स जो है कभी भी रीजनरेट नहीं करते, कभी भी डिवाइड नहीं करते, राइट बच्चों? ये बात आपने जरूर सुनी होगी, क्योंकि हर साइंस की टीचर जब भी न्यूरॉन आते हैं तो ये फैक्ट जरूर बताता है। बट हमारे नाक के न्यूरॉन्स रिप्लेस होते हैं हर 90 डेज बाद। आफ्टर एवरी 90 डेज आवर न्यूरॉन्स आर रिप्लेस्ड, क्योंकि इतनी जल्दी डैमेज होते हैं ये, ठीक है? सो दे आर रिप्लेस्ड आफ्टर every 3 months। डैमेज ज्यादा होते ना, इसलिए। तो अगर देखा जाए, नेजल एपिथेलियम की बात की जाए, नेजल एपिथेलियम में क्या क्या है? सबसे पहले कौन सा एपिथेलियम है गाइस? सिलिएटेड स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलुमनार एपिथेलियम। दूसरी चीज इस एपिथेलियम में क्या देखी? बर्मेन्स ग्लैंड जो प्रोड्यूस करेगा म्यूकस टू ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स। प्लस इसमें क्या होगा? हेयर फॉलिकल होगा जो कि अगेन फिल्ट्रेशन ऑफ एयर में हेल्प करेगा। फिर तीसरा क्या है कि इसके पास ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स भी होते हैं जिनका काम होता है स्मेल करना और बताना कि कैसी स्मेल है, ठीक है? यस। तो यानी कि इस पूरी एपिथेलियम जिसके पास ये सारी चीजें, इसे क्या बोलेंगे? नेजल एपिथेलियम। क्या बोलेंगे इसे? नेजल एपिथेलियम। या इसका एक और शानदार नाम है, ऑन द नेम ऑफ द डिस्कवरर, स्क्नेडेरियन मेम्ब्रेन। स्क्नेडेरियन मेम्ब्रेन भी इसे बोला जाता है। अगर ज्यादा नाक खुरचाओगे तो इस एपिथेलियम से खून आता है, तो इसलिए नाक इतनी खुरचानी नहीं चाहिए। नाक इतनी मत खुरचाया करो। अब इसके बाद हवा कहां जाएगी बताने की कोशिश करो। अब हवा कहां जाएगी? एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, नेजल कैविटी, then internal nares. Yes, now the air will cross internal nares or nostrils. ये भी क्या होता है? वन पेयर होता है, वन पेयर। नेक्स्ट, इसके बाद हवा कहां जाएगी? यस, इसके बाद हवा कहां जाएगी? वन पेयर ऑफ इंटरनल नॉस्ट्रल्स के बाद हवा कहां जाएगी? फेरिंग्स। यस, अब फेरिंग्स को हम लिखेंगे ब्लू कलर से क्योंकि ये क्वेश्चन काफी आता है। फेरिंग्स, फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर डैश एंड डैश। अब मैंने समझा दिया, तो आई होप जब अब हम नोट्स बना रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैम कैसे चैप्टर चला रही है।
यस, क्या क्या होता है कॉमन पैसेज का? फूड एंड एयर, फूड एंड एयर दोनों। इसके कितने पार्ट्स मैम ने बताए थे? एवरीबॉडी इन द चैट सेक्शन, कितने पार्ट्स मैम ने फेरिंग्स के बताए थे? 3। जो नोज से अटैच होता है उसका नाम क्या बताया था मैम ने? जो नोज से अटैच होता है उसका नाम क्या बताया था? नेजोफेरिंग्स। जो ओरल कैविटी, बकर कैविटी से अटैच होता है उस पार्ट का नाम क्या हो जाएगा? ओरोफेरिंग्स। और फेरिंग्स का वो हिस्सा जिसके पास वॉइस बॉक्स होता है, लैरिंग्स होता है, उसका नाम क्या हो जाएगा? लैरिंजोफेरिंग्स। तो नेजोफेरिंग्स receives opening of nostrils, internal nostrils. Oropharynx receives opening of oral cavity, and laryngopharynx have larynx, which is voice box. अब बनेगा डायग्राम। मैम गॉबलिन नहीं, गॉबलेट सेल्स नहीं बनाते क्या नोज में म्यूकस? रीता देखो, म्यूकस बनाते हैं बट स्ट्रक्चर डिफरेंस होता है। गॉबलेट सेल्स आपके एलिमेंट्री केनाल में होते हैं, एलिमेंट्री केनाल जहां आपका पूरा खाना बना होता है। वाई माई दादी से नाक में सरसों का ऑयल लगाओ। ओके, फॉर मॉइस्चर, लुब्रिकेशन। इफ योर नोज इज ड्राई देन इट इज वेरी हार्ड फॉर यू टू टेक एयर, इसलिए लुब्रिकेशन के लिए। जिनको टट्टी नहीं आती है उनके भी कहते हैं कि पीछे तेल लगाओ जिससे कि बॉडी आराम से खिसक जाए। जहां भी बॉडी में लुब्रिकेशन की जरूरत होती है या तो कोकोनट ऑयल बोला जाता है या सरसों का तेल बोला जाता है। यस, अब जिनके घर घी है वो घी लगाएंगे। लुब्रिकेशन इज द मेन थिंग, इट्स ऑल अबाउट लुब्रिकेशन गाइस। अब लुब्रिकेशन के लिए आप कोई भी ऑयल यूज कीजिए, घी यूज कीजिए, जो मन करता है यार सब यूज कीजिए आप। हाँ हाँ, चलो चले चले आगे। मैम आपको शर्म नहीं आती ना? नहीं बेटा बस, लो मैंने आज फिर शर्म पहन ली। अब मैं कैसे पढ़ाऊं? तुम कहते हो तो मैं शर्म पहन लेती हूँ बार बार। चलो, हो गया। आइए अब आगे चलते हैं। अब आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे लैरिंग्स वाले पार्ट को। ठीक है बच्चों, जो डायग्राम मैंने रफ सा बनाया था अब उसका अच्छा डायग्राम हम बनाएंगे वॉइस बॉक्स का। पहले बताओ यहाँ पे छो हड्डी फील हो रही है? कोई कोई हड्डी फील हो रही है? छो यहाँ पे, हो रही है? तुम्हें हड्डी फील हो गई यहाँ पे? तुम डॉक्टर मत बनना बस, मैं बता रही हूँ तुम कुछ भी बनना, तुम डॉक्टर मत बनना। कौन सी हड्डी फील हो रही है तुम्हें यहाँ पे? नालायकों की फौज। हायोइड बॉइंट यहाँ पे होती है, यहाँ थोड़ी होती है। कार्टिलेजेस है सारी यहाँ पे। और क्या, तभी तो गला दबा के मार देते हैं क्योंकि हड्डी है ही नहीं प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ पे पेट में ही क्यों चाकू मारते हैं? क्योंकि यहाँ पे हड्डी नहीं है, आराम से मर जाता है इंसान। यही क्यों दबाते हैं? पता है हड्डी नहीं है, आराम से दबाया जा सकता है, कार्टिलेजेस है। दिमाग नहीं लगाते बिल्कुल भी क्लास में। तो आज हम लैरिंग्स की बात करेंगे, जो कि एक हमारा वॉइस बॉक्स है, जो कि एक तरह का कार्टिलेजिनस बॉक्स है क्योंकि सिर्फ कार्टिलेजेस से बना है, किसी भी हड्डी से नहीं बना है। ठीक है, यस। चलो अब यहाँ पे
सुंदर सा डायग्राम बनाएंगे सब मेरे प्यारे बच्चे, आ जाओ। नोआ लुब्रिकेशन मतलब चिकना करना, इसे इंग्लिश का मतलब लुब्रिकेशन नहीं पता इसे भाई, कई बार मुझे भी हैरान कर देते हो तुम लोग, ये बात तो है, कई बार तो मैं भी हैरान हो जाती हूँ तुम्हारी ऐसी हरकतों से। चलो बनाओ। ओहो कल्पमिया, कल्पटुया, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। पढ़ाई कर लो गधों की फौज, टेस्ट आता है तो रोने बैठ जाते हो। चलो बनाइए सब फटाफट से, एक्सप्लेन करती हूँ फिर मैं इसको। ये डायग्राम बनाना है क्या बेटा यशवर्धन? थोड़ा अपने हाथ को चला लिया करो क्लास में। चलिए आइए सब देखिए अभी तक। तो बच्चों ये है हमारा लैरिंक्स जो कि हम साइड व्यू से देख रहे हैं, टेक्निकली इस व्यू से देख रहे हैं। तो आगे की तरफ ये हमारा ट्रेकिया और ये हमारा क्या है ईसोफेगस। तो इस डायग्राम में जो मैंने ऑरेंज कलर से बनाया है दिस इज आवर फूड पाइप, ये क्या हमारा फूड पाइप है। और फूड पाइप को दूसरे नाम से हम क्या कहते हैं ईसोफेगस, क्या कहते हैं इसको ईसोफेगस। ये ईसोफेगस की ओपनिंग है, ठीक है। और ये कौन सी साइड ऑफ बॉडी की, दिस इज अ डोर्सल साइड ऑफ बॉडी। तो ये वाली साइड कौन सी हो जाएगी हमारी, दिस इज आवर वेंट्रल साइड ऑफ बॉडी, ये कौन सी हो जाएगी वेंट्रल साइड ऑफ बॉडी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये आपको एक ओपनिंग दिख रही है, ओपनिंग, द ओपनिंग इज कॉल्ड एज ग्लॉटिस, क्या कहते हैं इसको ग्लॉटिस, द ओपनिंग इज कॉल्ड एज ग्लॉटिस। और इस ओपनिंग को कवर करने वाले ढक्कन का नाम क्या बताया था मैम ने, दिस इज एपिग्लॉटिस, ये क्या हमारा एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस इज अ ढक्कन विच कवर्स द ग्लॉटिस, ठीक है। तो ये जो एपिग्लॉटिस है किससे बना है, ई फॉर एपिग्लॉटिस, ई फॉर इलास्टिक कार्टिलेज, किससे बना हुआ है ये, इलास्टिक कार्टिलेज से बना हुआ है। ई फॉर एपिग्लॉटिस, ई फॉर इलास्टिक कार्टिलेज, ई फॉर एपिग्लॉटिस, ई फॉर इलास्टिक कार्टिलेज, ठीक है। नाउ दिस एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस covers
trachea during swallowing of food. During swallowing of food. तो जब आप खाना निगलते हैं उस टाइम पे कवर करता है एपिग्लॉटिस द ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया को विच इज ग्लॉटिस. ठीक है. अब इसके अंदर आपको यहाँ पे क्या दिख रही है? वोकल कॉर्ड्स. ये क्या हमारी वोकल कॉर्ड्स. ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं ये किससे बनी है? हाइलेन कार्टिलेज से. कौन सी कार्टिलेज से बनी है? ये हाइलेन कार्टिलेज से. जब आप कॉन्टिन्यूसली बहुत तेज तेज बोलते हैं, लंबे समय तक बोलते हैं, तो इसमें नोड्यूल्स बन जाते हैं जिनको रेस्ट देना पड़ता है फिर, या गर्म पानी से गरारे करने पड़ते हैं. फिर उसके बाद आते हैं ये वाला. दिस पार्ट यू नो लड़कों में सबसे ज्यादा अच्छे से विजिबल होता है. दिस पार्ट यू नो एडम्स एप्पल. वेरी गुड. दिस इज कॉल्ड एज एडम्स एप्पल. एडम्स एप्पल. ये यहाँ पे आपको दिखता है काफी बड़ा बड़ा मोटा मोटा. दिस इज ऑल्सो कार्टिलेज. इसके बेस पे भी कार्टिलेज है लैरिंक्स के जो इसको काफी सपोर्ट देती है. उसका नाम है क्रिकॉइड कार्टिलेज. क्या नाम है उस कार्टिलेज का? क्रिकॉइड कार्टिलेज. और ये लैरिंक्स किसके ऊपर प्रेजेंट है? ट्रेकिया के ऊपर. ट्रेकिया कैसे मैं आपको अभी विजुअलाइज कराती हूँ. रुको इसको लिखो. Okay. So I'll take a bottle in this case. Okay, bachcha. So I think this can be the best example. Everybody please see the location of larynx and trachea. This is very important. इसका तो 3D भी नहीं है. आप देख रहे हैं ये इसकी ओपनिंग है. Everybody can see the opening. सब ओपनिंग देख पा रहे हैं. तो ये ओपनिंग का नाम क्या हो जाएगा? ग्लॉटिस. क्या हो जाएगा ओपनिंग का नाम? ग्लॉटिस. और यहाँ पे ये ट्रेकिया है. इसके ऊपर आपको रिंग्स भी दिख रही होंगी. Everybody can see these rings. ठीक है. और इसके ऊपर एक ढक्कन है जो इसे कवर करेगा ड्यूरिंग swallowing of food like this. ये देखिए this ढक्कन is called as what? Everybody in the chat section, this ढक्कन is called as epiglottis. ये देखिए ऐसे. ठीक है. ये ढक्कन है. अब इसके यहाँ पे हमारे इस तरीके से लैरिंग्स लगा हुआ है. देखो ऐसे ट्रेकिया के आसपास लिपटा हुआ है लैरिंग्स. याद रखना लिपटा हुआ है लैरिंग्स इस तरीके से. ये देखिए ऐसे लिपटा हुआ है. तो ये बीच में कैविटी है जिससे हवा अंदर जाएगी. ये लैरिंग्स है इसके आसपास और ये लैरिंग्स का ऊपर वाला ढक्कन है विच इज एपिग्लॉटिस. ऐसे. ठीक है. यस. अब देखिए अब इसके अंदर यहाँ पे आपकी क्या है? वोकल कॉर्ड्स है. यहाँ पे अंदर की तरफ आपकी वोकल कॉर्ड्स है. तो जब भी आप सांस बाहर छोड़ते हैं तो आवाज प्रोड्यूस होती है. देखिए सांस लेने से कभी आवाज नहीं आती है. नहीं, छोड़ते वक्त हमेशा आवाज बनती है. ये देखिए. तो इसलिए यहाँ पे वोकल कॉर्ड्स होती है. आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया हो इससे बच्चे. इस तरीके से आपका लैरिंक्स प्लेस्ड होता है. ठीक है. अब यहाँ पे क्या है? हाँ जी, यहाँ पे ये हमारी ट्रेकिया की ट्रेकियल रिंग्स. कौन सी रिंग्स होती है ये मैं अभी डिटेल में बताऊंगी नेक्स्ट स्लाइड पे. ट्रेकियल रिंग्स. अब आइए इसके बारे में लिख लेते हैं. लैरिंक्स क्या है? एक तरह का कार्टिलेजिनस वॉइस बॉक्स है जो कि 9 कार्टिलेजेस से बना है. ठीक है. वोकल कॉर्ड्स हमारी 1 पेयर होती हैं जो हाइलेन कार्टिलेज से बनी होती है. वोकल कॉर्ड्स के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क होता है हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का. कौन इसमें बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है? टेस्टोस्टेरोन. अब इन लड़कों को 9वीं क्लास की 2 महीनों की छुट्टियों से पहले देख लो. ऐसे घर घर खेलते हैं. अच्छा आजा घर घर खेलेंगे. अच्छा. ठीक है. 2 महीनों की छुट्टियों के बाद प्यूबर्टी आ जाती है इनकी. टेस्टोस्टेरोन निकलता है और एकदम से आते हैं मैं नहीं खेलता. क्या घर घर खेल रहा. चल यहाँ से. हाँ नहीं तो अब ठीक है. तो ये जो इनमें जो बहुत बड़ा इनकी आवाज में एक भारीपन आता है दैट इज बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? वोकल कॉर्ड्स पे काम करता है और वहां की जो पिच है पिच को लो पिच कर देता है. ठीक है. जिसके कारण भारी हो जाती है इनकी आवाज एकदम से. यस. चलो ये चीज होती है. वहीं पे लड़कियों में टेस्टोस्टेरोन कम बनता है
तो उतनी पतली आवाज इनकी, और बल्कि जब बॉयफ्रेंड बनता है तो और पतली हो जाती है इनकी आवाज। आप मेरे को खाना नहीं दोगे क्या? आपने मेरे से खाने को तो पूछा ही नहीं। ठीक है, तो उनके केस में क्या, टेस्टोस्टेरोन होता नहीं, एस्ट्रोजन होता है। एस्ट्रोजन का डायरेक्ट इफेक्ट वोकल कॉर्ड्स पे है नहीं, तो इसलिए इनकी आवाज हमेशा पतली रह जाती है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आया हो कि लड़कों का क्यों एकदम से वॉइस चेंज हो जाता है आफ्टर प्यूबर्टी। इट्स बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन एक्टिंग ऑन द वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, so testosterone acts on vocal cords to produce low pitched voice. ठीक है, मैम आप मुंबई आ सकते हैं। क्यों बेटा? वहीं पे फीमेल्स में, फीमेल्स के केस में वॉइस कैसी रहेगी? हाई पिच्ड वॉइस रहेगी। तो इंग्लैंड में क्या होता था, वहां पे ऑर्केस्ट्रा बहुत चलता था पहले इंग्लैंड में। ठीक है, हर नौटंकी चीज वहां बहुत चलती थी। तो वहां पे क्या होता था, लड़कों को ऑर्केस्ट्रा में सिखाया जाता था उनकी आवाज पे ऐसे। फिर लड़के जवान हो जाते थे, उनकी आवाज भारी हो जाती थी, और भारी होने के बाद ना फिर वो ऐसे नहीं गा सकते थे, फिर वो गाते थे तो ऐसे। ठीक है, फिर वो कहते थे। तो इसलिए नालायक क्या करते थे, इन लड़कों को कैस्ट्रेट कर देते थे कि टेस्टोस्टेरोन बने ही ना। सोचो कितनी शुद्धि कर देते थे उनकी, बताओ जरा, ऐसा थोड़ी होता है। यस, कितनी गलत बात है। इस बात पे कोई आवाज नहीं उठा रहा, बताइए। कोई भी वीडियो नहीं बना रहा है, एक भी इन्फ्लुएंसर ने वीडियो नहीं बनाई आज तक। तो ऐसे किया जाता था। चलिए अब आगे चलते हैं, बना लीजिए डायग्राम, लिख लीजिए सारी चीजें। बहुत बदमाश है। चले आगे। अब हम चलेंगे ट्रेकिया पे। आ जाओ बच्चों। नेक्स्ट इसके बाद लैरिंग्स के बाद हम करेंगे, लैरिंग्स कौन सा नंबर चल रहा था? डी। लैरिंग्स लैरिंग्स हो गया। अब हम करेंगे ई। ई हमारा है ट्रेकिया। लिखिए बच्चों, ट्रेकिया वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, this is the right side मोटी, लेफ्ट साइड पतली। अच्छा ये बनाने की जरूरत नहीं है, लंग्स। ओके बन, चलो। मैंने तो आज तक नहीं देखे। क्या मैम? कुछ गर्ल्स में एडम एप्पल क्लियरली दिखता है, पतली होती है ना ज्यादा, इसीलिए। ओके एवरीबॉडी, तो ये ऊपर क्या है ट्रेकिया के? दिस इज लैरिंग्स, दिस इज योर ट्रेकिया। ट्रेकिया इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? विंड पाइप। विंड पाइप। सबसे पहले इसके एपिथेलियम के ऊपर आएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन नीट में आ चुका है। इसका एपिथेलियम सेम है, सिलिएटेड, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड, columnar epithelium. Now this trachea has got C-shaped incomplete cartilaginous rings. कैसी शेप है cartilaginous ring की everybody?
सी शेप्ड है, इनकम्प्लीट है, क्या कार्टिलेजिनस रिंग। तो कैसी है, सी शेप्ड इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। और ये किस कार्टिलेज से बनी है, हाइलिन कार्टिलेज से। किससे बनी है, हाइलिन कार्टिलेज। अब आप कहेंगे मैम ये क्यों होती है, ये बताओ ना। जिससे कि आपस में ट्रेकिया की वॉल चिपक ना जाए, कोलैप्स ऑफ ट्रेकिया ना हो जाए। अगर दोनों वॉल्स आपस में चिपक गई तो हवा आएगी और जाएगी कहां, जैसे कि गुब्बारा, गुब्बारे को फोड़ते हैं तो चिपक जाता है, बस ऐसे ना कोलैप्स हो जाए। टू प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ ट्रेकियल वॉल। अब आप कहेंगे मैम फिर सी शेप्ड क्यों होती है, पूरी बना देते, ओ शेप्ड बना देते, सी शेप क्यों। अगर पीछे भी रिंग होगी तो पेरिस्टाल्सिस नहीं हो पाएगी, पीछे क्या है, ईसोफेगस। ठीक है, बिहाइंड ट्रेकिया इज ईसोफेगस, दैट्स व्हाई rings are incomplete। उसको तो पेरिस्टाल्सिस करना है ना। Now this trachea divides at dash level, this is called carina, carina। ठीक है, बेबो में बेबो दिल मेरा ले लो। ठीक है, तो ये जो हमारा ट्रेकिया है, ट्रेकिया divides into primary bronchi at the level of fifth thoracic vertebrae। अब बहुत बड़ा डायग्राम आएगा भाई, उसके लिए मुझे पूरी स्लाइड चाहिए। लंग्स और पल्मोन्स, काफी बड़ा डायग्राम बनेगा, तो इसलिए खूब सारी जगह लेके ही भाई मैं कहूंगी बनाना। बहुत लेबलिंग है, काफी बड़ा डायग्राम में, इसलिए। मैम बस अब बेटा सृष्टि, आप मुझे नहीं बताती कब बस होगा, कब चालू होगा। सुबह क्लास की नहीं है, इसके बाद कोई क्लास है नहीं, बेशर्मी की लिमिट तुम्हारी है नहीं। नीट का एग्जाम निकालने आई हो या पता नहीं क्या करने आई हो, फिर कहोगे मैम ऐसे बोलते हो। सीबीएसई तो पढ़ा नहीं रही, कॉम्पिटेटिव एग्जाम पढ़ा रहे हैं, और चैप्टर भी इतना इंटरेस्टिंग है। नहीं, जब आपने सुबह से क्लास आपने ली नहीं है, अभी आपकी इसके बाद कोई क्लास है नहीं, फिर भी आप बस कह रही हैं, तो ये तो बेटा लूजर एटीट्यूड है बिल्कुल। पूरा सिस्टम करा के ही मैं जाऊंगी, उससे पहले मैं नहीं जाऊंगी, तो इसलिए आप मुझे मत बताइए। काफी बड़ा चैप्टर है, अगर अच्छे से पढ़ाया जाए चैप्टर को। इट्स ओके सृष्टि। आइए बच्चों, आई होप आपने बना लिया होगा पूरा। अब हम बनाएंगे जो हमारा मेन पार्ट है, जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है हमारा, दैट इज आवर लंग्स। ठीक है, चलिए। ये हमने बनाया ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई। अब आ जाइए प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई स्प्लिट इनटू सेकेंडरी ब्रोंकाई। ठीक है, यानी कि किस में बना रहा है, सेकेंडरी ब्रोंकाई में। ये देखिए, ये हमारी सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई
further split into tertiary bronchi. ये कौन सी होगी हमारी tertiary bronchi. Now tertiary bronchi splits into bronchioles. ये क्या हमारे primary bronchioles. Primary bronchioles further split into terminal bronchioles with no cartilaginous rings. देखो एक बार मैं कंफर्म कर लूं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स का. हाँ, इनके पास में स्मॉलेस्ट डायमीटर होते हैं. Now these terminal bronchioles finally leads into alveoli. Yeah. This is how our lungs look like. So ये हमारा है लेफ्ट, ये हमारा है लेफ्ट लंग बना देते हैं यहाँ पे. ये वाला हम बना लेते हैं राइट लंग. इनका शेप एग्जैक्टली सेम नहीं होता है, याद रखना. ठीक है. ये हमारी डबल मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन्स जिन्हें हम कहते हैं. इसके नीचे हमारा फ्रेनिक मसल यानी कि डायफ्राम. डायफ्राम का दूसरा नाम, बीच में होल जहां से पास करेगी आपकी ईसोफेगस, होल को कहते हैं हियाटस. ये पूरा एरिया मीडियास्टिनम, जिसके अंदर आपका दिल होता है जो कि लेफ्ट साइड टिल्टेड होता है. इसलिए जब भी शादी विवाह होता है तो लड़के के लेफ्ट साइड पे ही हमेशा लड़की को बिठाया जाता है, क्योंकि जहां दिल झुका होता है वहीं पे ही बिठाया जाएगा लड़की को, कि इसका दिल कहीं और ना झुक जाए. निकम्मा है एक नंबर का. ठीक है. ये ज्ञान आपको सिर्फ मेरी ही क्लासेस में मिलेगा. अब यहाँ पे कुछ फिशर्स होते हैं. फिशर्स होते हैं पार्टीशंस जो अलग अलग हिस्सों में ऑर्गन को बांट देते हैं. इन्हें कहते हैं फिशर्स. हाँ सही में. हमेशा उस साइड क्यों बिठाए जाते हैं पंडित जी? लेफ्ट साइड हमेशा लड़की बैठेगी, राइट साइड हमेशा लड़का बैठेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड झुका होता है दिल. और पंडित जी को भी पता है वहां लड़की को नहीं बिठाया तो लड़के का दिल साली पे ना आ जाए, इसलिए प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर. बनाइए डायग्राम, फिर लेबलिंग स्टार्ट करेंगे इसके. वहां पे तो कमाल एक्सपीरियंस करने का नाम. ओके थैंक्स. लड़के का दिल बेटा हमेशा अपने पति की तरफ ही झुका होता है, लड़कियों का दिल. सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स, टर्शियरी ब्रोंकियोल्स बहुत सारी होती है. बंचेगा इतनी मैं बनाती नहीं हूँ डायग्राम में, वरना मैं डायग्राम ही बनाती रह जाऊंगी. तो जेनजी को सारी बकवास बात करनी है सिवाय पढ़ाई के. चले लेबलिंग स्टार्ट करें गाइस. हाँ राधा. मैम लंग स्वॉलन टाइप लग रहा है, तो बेटा डिफ्लेटेड लंग बना दे.
फूला हुआ मत बना, तो चिपका हुआ बना। देखो मैं तुम्हें कभी बीमार दिखूं, डॉक्टर पे आऊं और तुम मेरे को पहचान लो कि अरे मैम हमने आपसे पढ़ा है, तो मेरा इलाज मत करना तुम लोग। मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, तुम खुद कह देना मैम हमसे नहीं हो पाएगा, आप चले जाओ। ठीक है? जो जिस तरह के तुम सवाल और बातें करते हो ना, मैं तुम्हें खुद आगे से कह रही हूँ, पढ़ी भी हूं ना मैं, तब भी मेरा इलाज मत करना। डिस्काउंट भी देंगे। चलाओ इधर। तो ये क्या है? दिस इज ट्रेकिया। ये क्या है सब? बोलेंगे मैम के साथ, दिस इज ट्रेकिया। ठीक है? एट द पॉइंट वेयर द ट्रेकिया स्प्लिट्स इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? कैरिना। क्या बोलते हैं इसको? कैरिना। ठीक है? फिर उसके बाद दिस स्प्लिट्स इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई। ये हमारी कौन सी ब्रोंकाई है? प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई किसमें टूट रही है? सेकेंडरी ब्रोंकाई में। सेकेंडरी ब्रोंकाई आगे किसमें एक्सपैंड कर रही है? टर्शरी ब्रोंकाई में। टर्शरी ब्रोंकाई आगे किसमें स्प्लिट कर रही हैं? ब्रोंकियोल्स में। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ब्रोंकियोल्स में। और छोटा डायमीटर होता जा रहा है। ठीक है? अब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकियोल्स किसमें आगे टूट रही हैं? हमारी टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में। इसमें टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स का डायमीटर सबसे छोटा होता है, स्मॉलेस्ट डायमीटर। इनका क्या रहेगा? स्मॉलेस्ट डायमीटर। ठीक है? उसके बाद फाइनली ये किसमें ओपन कर रही हैं? सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वेलाई, वायु कुपिका, सैक। ठीक है? तो ये तो हो गया हमारा पूरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वेलाई। अब ये सारा स्ट्रक्चर किसके अंदर है? लंग्स के अंदर है। लंग्स की अपनी दो मेम्ब्रेन्स है। जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है इसका नाम है पेराइटल प्लूरा। क्या नाम है इसका? बाहर वाली मेम्ब्रेन का पेराइटल प्लूरा। जो कि कौन सी मेम्ब्रेन है? आउटर मेम्ब्रेन है। वहीं पे एक अंदर वाली मेम्ब्रेन है विच इज इन कनेक्शन विद एल्वेलाई, जो एल्वेलाई से जुड़ी हुई है। जो एल्वेलाई से जुड़ी है उसका नाम क्या है? विसरल प्लूरा। क्या नाम है? विसरल प्लूरा, जो कि इनर है और एल्वेलाई के डायरेक्ट कनेक्शन में है। इन दोनों के बीच में कैविटी है। दिस कैविटी इज कॉल्ड एज प्लूरल कैविटी। क्या कहते हैं इस कैविटी को? प्लूरल कैविटी। और प्लूरल कैविटी के अंदर होता है प्लूरल फ्लूइड। क्या होता है? प्लूरल फ्लूइड। और इस फ्लूइड का काम क्या होता है? टू रिड्यूस फ्रिक्शन ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ठीक है? क्या काम है इसका? रिड्यूस फ्रिक्शन, जिससे कि जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस है वो आसानी से हो। ठीक है? जो बीच का स्पेस है दोनों लंग्स के बीच में, इस स्पेस को हम क्या कहते हैं? मीडियास्टिनम। क्या कहते हैं स्पेस को? मीडियास्टिनम। और इसी स्पेस में होता है आपका दिल, जो कि टिल्टेड होता है टुवर्ड्स लेफ्ट लंग। ठीक है? ये हो गया आपका हार्ट। हार्ट किसके ऊपर प्रेजेंट है? डायफ्राम के ऊपर। डायफ्राम। डायफ्राम का दूसरा नाम क्या है? फ्रेनिक मसल। और ये सिर्फ आपको किस में देखने को मिलते हैं? मैमल्स में। सिर्फ मैमल्स में देखने को मिलेगा डायफ्राम। ना ही रेप्टाइल्स में मिलेगा, ना ही एव्स में मिलेगा, जबकि उनके पास भी लंग्स होते हैं। ठीक है? जहां पे झुका हुआ है लेफ्ट लंग में, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? कार्डियक नॉच। कार्डियक नॉच, जिसमें ये नॉटी घुसा होता है। ठीक है? यहाँ पे अब आपको फिशर्स दिख रहे हैं। फिशर्स वो है जो कंपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं लंग्स की। ये वाला जो फिशर है इसे कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल फिशर। हॉरिजॉन्टल फिशर। और जो ये नीचे वाला है इसे हम कहते हैं ओब्लिक फिशर। जो ऊपर वाला लोब है इसे हम कहेंगे सुपीरियर लोब। बीच वाले को हम कहेंगे मिडल लोब। और सबसे नीचे वाले लोब को हम कहेंगे इंफीरियर लोब। तो राइट लंग में कितने लोब्स हैं? राइट लंग में आपके पास 3 लोब्स हैं। जबकि लेफ्ट लंग की अगर बात करें
तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही लोब्स हैं क्योंकि एक ही फिशर है, ओब्लिक फिशर। तो 2 ही लोब बने, एक बना सुपीरियर लोब और एक बना आपका इंफीरियर लोब। कहा था ना बहुत सारी लेबलिंग है इस डायग्राम में। कार्डियक नॉच लेफ्ट लंग में होती है, ये ऐसा घुमा देने वाला स्ट्रक्चर होता है जिसमें हार्ट अंदर चला जाता है। बेसिकली लेफ्ट लंग जगह बनाते हैं दिल के लिए कि दिल तू भी आ जा। हाँ इजी बहुत है। वेरी वेरी इजी। मैम लेफ्ट में 2 क्यों? अब बेटा ये तो अब ऐसे गॉड गॉड क्रिएशन है भाई। अब हम ये भी पूछ सकते हैं मैम दिल लेफ्ट साइड ही क्यों टिल्टेड होता है, राइट साइड क्यों नहीं होता? राइट साइड होता है तो बीमारी हो जाती है। Mediastinum is the space present between two lungs. Is called mediastinum. The space between two lungs is called mediastinum. नोट्स बन गए? चले आगे। बेटा उन्नति आपके लिए तो आज से ही स्टार्ट है। ना नेक्स्ट आ जाओ। अब हम लंग्स के अंदर यानी कि नेक्स्ट पार्ट विच इज आर EF lungs and pulmons जी। अब आएंगे हम एल्वेलाई पे, जो हमारा किसका पार्ट है? रेस्पिरेटरी जोन का। आएंगे सर्फेक्टेंट पे भी आएंगे। ठंड रखा सब पढ़ाएगी मैम, इतना उतावले ना हो। जब जब जो जो टॉपिक आएगा मैम सब बताएगी मेरे प्यारे बच्चे, बट टॉपिक आने पर। You get dust cell, you get type 1 pneumocyte, you get आपके type 2 pneumocyte। कलर अलग कर देते हैं क्या? चलो बनाओ फिर समझाते हैं। मैम चैप्टर आज ही एंड हो जाएगा। यस बेटा बिल्कुल सही पकड़े चंचल, आज एंड हो जाएगा। थैंक्स बेटा, it's such a big motivation for me. Respiratory bronchi, terminal bronchioles. मेरी क्लासेस 10 AM तब तक होगी जब तक एनडी सर वापस नहीं आ रहे। जब एनडी सर वापस आ जाएंगे मेरी क्लास 11:50 से होगी। Okay बच्चों, so now we have reached to the end part of the system, that is our alveoli. तो ये हमारा alveoli है, this is our alveolar cavity. ये हमारी क्या है? alveolar cavity। ठीक है, यहाँ पे
आप देखेंगे तो ये जो एपिथेलियम है, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, तो एपिथेलियम कौन सी होगी इसकी? एल्वेओलाई की एपिथेलियम कौन सी होगी बच्चों? एल्वेओलाई की एपिथेलियम होगी हमारी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। कौन सी होगी? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, क्योंकि यही एपिथेलियम अलाउ करती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे दो तरह के सेल्स आपको मैं बता दूं, ये हमारे टाइप 1 नीमोसाइट्स, टाइप 1 नीमोसाइट्स, और दूसरे हमारे ये टाइप 2 नीमोसाइट्स। टाइप 1 टाइप 2 नीमोसाइट्स। ठीक है, जो टाइप 1 नीमोसाइट्स है इनका काम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या काम है इनका? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जबकि टाइप 2 नीमोसाइट्स का क्या काम है, कोई बता सकता है? अभी एक बच्चा क्वेश्चन भी पूछ रहा था इसके अराउंड। अरे इसको क्या हो गया? हाँ, टाइप 2 नीमोसाइट का कोई फंक्शन बता सकता है? टाइप 2 secretes lecithin, they secrete lecithin, और lecithin here act as surfactant, और इस सर्फेक्टेंट का काम क्या है? टू रिड्यूस सरफेस टेंशन। इसका मेन पर्पस क्या है? टू रिड्यूस सरफेस टेंशन। जो बच्चे सिजेरियन बर्थ होते हैं, सिजेरियन बर्थ वाले जो हमारे बच्चे होते हैं, उनको प्रेशर नहीं लगता उनके लंग्स को जब वो बाहर निकलते हैं, क्योंकि उन्हें डायरेक्ट डॉक्टर बाहर निकाल देता है। तो उनको इनिशियली 5 साल तक सांस लेने में दिक्कत होती है हल्की सी। वहीं पे जो नॉर्मल डिलीवरी के बच्चे होते हैं वो पूरा प्रेशर झेल के आते हैं अपने लंग्स पर, तो उनका उस टाइम पर सर्फेक्टेंट बहुत ज्यादा निकलता है, तो दे हैव बेटर रेस्पिरेशन एज कंपेयर टू अ सिजेरियन बर्थ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे भी आपको एक लॉजिक मिलेगा कि व्हाई नॉर्मल बर्थ इज बेटर एज कंपेयर टू सिजेरियन बर्थ। ठीक है, then we have one more type of cells. Here you can see the green one. The green ones are called as dust cells. They are called as dust cells. They are हमारे resident macrophages. ये हमारे क्या? resident macrophages है। ये जो हमारे रेजिडेंट मैक्रोफेजेस है ये एंगल्फ करते हैं बैक्टीरिया। अगर यहां तक कोई पहुंच गया तो उसे खाने का काम इन्हीं का है। तो जब हमारा ये वाली प्रॉब्लम होती है, दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, आरडीएस होता है इस प्रॉब्लम का नाम, जो बच्चों में देखी जाती है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम नाम है इसका प्रॉपर। ये हमारा बेसमेंट सब्सटेंस, ये हमारा ए सेलुलर इन नेचर है। उसके बाद ये हमारी क्या है? ब्लड कैपिलरी, और ये ब्लड कैपिलरी की क्या है? एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। तो यहां से हवा देखिए, यहां से ऑक्सीजन यहां जाएगी, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड यहां जाएगी। इस तरीके से सिंपल डिफ्यूजन होता है। तो यहां बनती है हमारी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, जिसके अंदर 3 चीजें आती है हमारी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वेओलाई, दूसरा आता है बेसमेंट सब्सटेंस, और तीसरा आता है हमारा एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। इन तीनों की मिला के थिकनेस क्या होती है? लेस देन 1 मिलीमीटर थिकनेस। जितनी कम थिकनेस होगी उतना ज्यादा डिफ्यूजन होगा।
जब हो जाए तो बच्चे जरूर बताना, फिर आगे चलते हैं। डन बच्चों, डन। मैम प्लूरल मेम्ब्रेन शॉक एब्जॉर्बर की तरह यूज होती है। आपको शॉक एब्जॉर्बर के लिए आपके पास रिप केज होता है प्रॉपर, लेस देन 1 मिलीमीटर थिकनेस, 1 मिलीमीटर थिकनेस। तो बच्चों आज हम यही करेंगे। कल का टॉपिक मैं आपको बता देती हूँ, कल भी हमारी क्लास 10 बजे होगी, 2 घंटे की क्लास होगी। कल की क्लास फिजियोलॉजी की होगी। आज हमने एनाटॉमी की है पूरी ह्यूमन सिस्टम की। आज टेक्निकली आप देखेंगे कोई भी प्रोसेस मैम ने नहीं समझाई है, मैम ने पूरा का पूरा बस सिस्टम समझाया कि सिस्टम में है क्या। कल की क्लास में हम करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, कल की क्लास में हम करेंगे वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, फिर हम करेंगे इसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन आई विल स्टार्ट। Yes, I will take 2 more classes to complete this chapter. But आज हमने स्लो किया है टेक्निकली, आज मुझे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग भी समझा देना चाहिए था, बट ठीक है कोई नहीं, काफी बच्चे नए भी थे, सो आई डोंट वांट टू फोर्स माई सेल्फ ऑन यू गाइस की पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ठीक है, यस, बट 2 क्लासेस में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलो बाय बाय, टेक केयर।